दोस्तों आज हम लोग क्लीन फूड पे डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने का सजेशन भी था। उसके अलावा क्लीन फूड और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ डीपली इंटरकनेक्टेड भी है। देखिए सिंपल सी चीज है, हैप्पी लाइफ के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ आपको अच्छे खाने से यानी क्लीन फूड से मिल सकती है और क्लीन फूड क्लीन एनवायरनमेंट में ही पॉसिबल है। तो आज हम लोग क्लीन फूड के बेसिक्स पे डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि किस तरह से आप छोटे छोटे प्रिकॉशन लेकर के और अपनी डाइट में कैसे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके अपनी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस को फील कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुविधा वाजपेयी। स्वागत है आपका इको टॉक में एंड हियर वी टॉक फॉर एक्शन। क्लीन फूड के बारे में बात करने के पहले मैं एक चीज जरूर क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए बहुत बार मैंने ऐसा कहते सुना है लोगों को, खासतौर पे लड़कियों को, कि यार वेट लूज करना है कैसे कर सकते हैं, या फिर पेट पे फैट जमा हो गया है उसको कैसे लूज कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि वेट लूज करना ये सबसे गलत अप्रोच है आपका आपकी बॉडी को लेकर के। कभी भी वेट लूज करने पे फोकस मत करिए, क्योंकि वेट तो उसका भी कम हो सकता है ना जो कुपोषण का शिकार है, जो मैल न्यूट्रिशन में है इंसान। तो हमेशा हेल्दी बॉडी अचीव करने पे फोकस करिए। यानी आप अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा खाना लेंगे तो आप हेल्दी बॉडी को पाएंगे, और हेल्दी बॉडी होगी तो एक्चुअली आपको वो बॉडी शेप मिल जाएगा जो बॉडी शेप आपके लिए सुटेबल है। तो अगर आप थिन होना चाहते हैं, अगर आप लीन बॉडी चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी डाइट पे फोकस करिए, और अगर आप टोन बॉडी चाहते हैं तो डाइट और एक्सरसाइज दोनों पे फोकस करिए। दोस्तों बचपन से मैंने एक कहावत सुनी थी कि जिंदा रहने के लिए खाओ ना कि खाने के लिए जियो। इसके बाद में जब मैं और लोगों से मिली तो मुझे पता चला कि इंसान सब कुछ खाने पीने के लिए तो करता है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये था कि सही क्या है, जिंदा रहने के लिए खाया जाए कि खाने के लिए जिया जाए। इसके बाद में हिंदुइज्म की एक अल्टीमेट थ्योरी पढ़ी मैंने, बैलेंस इज द की। तो इसी बैलेंस क्लीन फूड की बात करेंगे हम, क्योंकि क्लीन फूड में बहुत सारे एक्सट्रीम मौजूद हैं जो कि एक्चुअली आज की लाइफस्टाइल में प्रैक्टिकल नहीं है। तो ऐसा क्लीन फूड जो कि जॉब और लाइफस्टाइल दोनों के साथ में बैलेंस बना सके, उनके बारे में ही हमें डिस्कशन करना है आज। इसको हम लोग 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि क्लीन फूड एक्चुअली होता क्या है। सेकेंड पॉइंट में क्लीन फूड की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट में कुछ गलत अवधारणाएं हैं क्लीन फूड को लेकर के जिनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसके बाद में फूड और नेचर, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से अपनी लाइफ में हम लोग क्लीन ईटिंग हैबिट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले क्लीन फूड होता क्या है। देखिए हर वो फूड जो प्रोसेस नहीं है, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, हार्मोन्स नहीं इंजेक्ट किए हुए हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, खेतों से पेड़ों से डायरेक्ट जो चीजें आपको मिल रही हैं, उसको हम लोग क्लीन फूड में कंसीडर कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत जनरल डेफिनेशन है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि होल फूड या फिर अनकुक्ड फूड या फिर अनपैकेज्ड फूड, ये सारी चीजें क्लीन फूड में कंसीडर की जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक नॉर्मल इंसान के तौर पर हम लोग जो एथिकल कंडीशंस में ग्रो फूड होता है उसको क्लीन फूड कंसीडर कर सकते हैं। और ये हमारी भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है, इसलिए हमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं क्लीन फूड को अपनी लाइफस्टाइल में अडेप्ट करने में। सो व्हाई क्लीन फूड इज इंपॉर्टेंट। फॉर्चुनेटली हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर होती है। अगर मेरे हाथ में कोई कट लग जाता है तो वो अपने आप सही हो जाएगा थोड़े टाइम बाद में, बिना कोई ट्रीटमेंट लिए हुए। अगर जुकाम हो जाता है 1 हफ्ते बाद में अपने आप सही हो जाएगा, अगर मैं कोई मेडिसिन नहीं भी लेती हूँ तो भी। अगर आपकी बॉडी में सब कुछ नॉर्मल है तो। अगर कोविड की कोई वैक्सीन नहीं आती है, ऑल्दो सुन रहे हैं कि 3 वैक्सीन आ रही हैं, उसमें एस्ट्राजेनेका का शायद कुछ पंगा हो गया था, वो रीटैच स्टार्ट कर रहे हैं 3rd फेज के। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है आज का। तो अगर कोविड की कोई वैक्सीन नहीं भी आती, उस कंडीशन में भी कुछ टाइम बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती, लोग इम्यून हो जाते हैं इस वायरस को लेकर के। तो बेसिकली एक लेवल तक की अगर नेगेटिव चीजें या फिर कोई भी हार्मफुल केमिकल आपकी बॉडी में आता है तो आपकी बॉडी रेजिस्ट कर लेती है, उसको हील कर लेती है। लेकिन अगर यही सारे हार्मफुल केमिकल एक लेवल से ज्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी रिवोल्ट कर देगी, और फिर ओबेसिटी से लेकर के कैंसर तक के। तो कौन कौन से तरीकों से हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी में आते हैं। देखिए हर तरीके के पॉल्यूशन से हार्मफुल केमिकल्स और मेटल हमारी बॉडी में आ जाते हैं, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, इवन फूड जो पोल्यूटिंग फूड होता है, इन सारी चीजों की वजह से हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। एयर पॉल्यूशन और वाटर स्कैसिटी को लेकर के मेरा वीडियो अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली
आप कितने भी प्रिकॉशन ले लीजिए, 100% तक के इन केमिकल्स से बच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर 75% तक अपनी फूड हैबिट्स को आप सुधार लेते हैं, 60% तक इन हार्मफुल केमिकल्स को अपनी बॉडी में जाने से आप रोक सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद आप बीमार नहीं पड़ेंगे या फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन ये है कि आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से रेजिस्ट कर पाएगी, ज्यादा अच्छे से फाइट बैक कर पाएगी। इसलिए आई ऑलवेज सपोर्ट क्लीन फूड। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ चीजों को इतना ग्लैमराइज कर दिया जाता है कि वो अननेसेसरी और कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। मुझे लगता है ऐसा ही इनजस्टिस क्लीन फूड के साथ पे भी हुआ है। इंस्टाग्राम पे #cleanfood से 58 मिलियन पोस्ट हैं और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। क्लीन फूड हमारी भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा है और इसको फॉलो करने के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। क्लीन फूड का मतलब कच्ची पक्की सब्जियां खाना नहीं होता। क्लीन एंड कंप्लीट फूड मीन्स ट्रेडिशनल होम कुक्ड फूड विद ऑल न्यूट्रिएंट्स। क्लीन फूड आज की लाइफस्टाइल में भी सस्टेनेबल, प्रैक्टिकल और क्विक है। इवन मुझे लगता है कि पैकेज फूड से भी ज्यादा डिलीशियस और क्विक होता है। हर हेल्दी क्लेम करने वाला प्रोडक्ट हेल्दी हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, खासतौर पे उसको अगर बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया जाए तब। जैसे कि चुकंदर और गाजर मेरे रीजन में उतना ही हेल्दी है जितना कि कीवी न्यूजीलैंड में। लोकल और सीजनल फूड ही क्लीनेस्ट फूड है। जाहिर सी बात है, अगर चाइना से इंपोर्ट होकर अदरक आ रही है तो वो फ्रेश नहीं होगी। उसको फ्रेश दिखाने के लिए आर्टिफिशियल तरीकों का यूज किया होगा या फिर केमिकल्स का यूज किया होगा। इवन जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा क्लीन, मतलब फल या सब्जी जितना ज्यादा क्लीन और खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ज्यादा चांसेस है कि उनमें उतना ही ज्यादा केमिकल्स या आर्टिफिशियल एनहांसर्स या हार्मोन्स का यूज किया गया होगा। सोशल मीडिया परफेक्ट सोर्स नहीं है डाइट और न्यूट्रिशन एजुकेशन का। मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी इंफॉर्मेशन को खुद पे अप्लाई करने के पहले ये सोचिए कि ये टारगेटेड वीडियो तो नहीं है या फिर पर्पस क्या है इस वीडियो के पीछे। जब आप चिप्स का एक पैकेट खोलते हैं तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स, ट्रांस फैट, बैड कैलोरीज, ये सारी चीजें होती हैं जो आपको बीमार बनाती हैं। फिर जब आप इस पैकेट को फेंक देते हैं तो अगेन ये मिट्टी, पानी, हवा को बीमार बनाता है। ये पैकेट पल्यूट करता है बेसिकली, और पोल्यूशन की वजह से फिर आप बीमार पड़ते हैं। तो बेसिकली आपकी ये गलत चॉइस एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देती है एनवायरनमेंट के अंदर। इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ नॉनवेज और एग्स की, तो इतनी ज्यादा डिमांड है, इतना ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये अभी भी, कि जानवरों को और अंडों में हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, भर भर के दिए जाते हैं। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। बेसिकली लड़कियों में प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ जाती है, लड़कों में लड़कियों की तरह से चेस्ट डेवलप होने लगते हैं, इनफर्टिलिटी दोनों ही जेंडर्स में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ग्रोथ हार्मोन्स सच में बहुत ही, मतलब इट्स अ क्लियर सिन, बहुत ही हार्मफुल है। अगर मैं एंटीबायोटिक की बात करूं, माइक्रोब्स में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में बैन है बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक देना, पर हम लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं और बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इनका बॉडी के ऊपर। इसके बाद में अगर मैं फसलों की बात करूं, 99% तक के, ये जो 99% तक के जो ये कीटनाशक होते हैं, ये हमारी मिट्टी, पानी, हवा और उस खाद्य पदार्थ में मिल करके हमको नुकसान पहुंचाते हैं। केवल 1% तक के जो कीटनाशक होता है वो कीटों के नाश को करने में यूज होता है। हमारी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स से जो इम्प्रैक्टिकल सी डिमांड है, इसको पूरा करने के लिए किसानों को जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज चाहिए होते हैं। उसके अलावा और इफेक्टिव पेस्टिसाइड्स चाहिए इनको। ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्ट करने हैं जानवरों में, फलों में, सब्जियों में। क्यों? क्योंकि पहली बात तो डिमांड बहुत ज्यादा है इन सारे प्रोडक्ट्स की। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को खेतों में उगा फल सब्जी चाहिए ही कहाँ, हम लोगों को तो मैन्युफैक्चर्ड चीजें चाहिए, मशीनों में बनी चीजें चाहिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी तरीके से हर हेल्दी दिखने वाला फल, सब्जी और मीट हेल्दी नहीं होता। तो इस तरह से अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करके आप नेचर को इम्प्रूव कर सकते हैं और नेचर को इम्प्रूव करके अपनी फूड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड में क्लीन ईटिंग हैबिट्स को कैसे अपनाया जा सकता है, इसमें सिंपलेस्ट ये है कि होम कुक्ड फूड खाओ। मैक्सिमम टाइम बाहर का पैकेज फूड अवॉइड करो, खासतौर पे जो चीजें एसेंशियल नहीं है उनको तो अवॉइड किया ही जा सकता है। इसके अलावा कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदिए। मुझे पता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कॉस्ट ज्यादा होती है नॉर्मल के कंपैरिजन में, लेकिन एक्चुअली टेक्निकली वो कम होनी चाहिए। और ये सारी बदमाशी है मार्केट में जो लोग डील करते हैं उन लोगों की,
बेसिकली डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, इस वजह से कॉस्ट ज्यादा होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, बट एक्चुअली वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इंडिकेशन देंगे मार्केट में कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही चाहिए, तो उस कंडीशन में किसानों को भी ये इंडिकेशन जाएगा और अथॉरिटीज को इंडिकेशन जाएगा, उस हिसाब से इकोसिस्टम बनना तैयार होगा, किसान फार्मिंग करेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, तो अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। देखिए डिमांड में बहुत दम होता है, हम ही लोग हैं जिनको गर्मियों में हर तरबूज कटवा करके मीठा और लाल होने पर ही खरीदना होता है। तो अब हर तरबूज मीठा और लाल ही आता है, भले उसके लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलर यूज करना पड़े। ज्यादातर सब्जियों और फलों को, खासतौर पे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, इनको 3-4 बार पानी से धुलने के बाद में पानी में ही आधे घंटे तक छोड़ देना चाहिए। अच्छा होगा कि आप उसमें सिरका या नमक डाल दीजिए, ऐसा करने से पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट खत्म हो जाता है। मुझे पता है ये होम साइंस की क्लास ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये हम सब लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू है, तो हर किसी को फॉलो करना ही चाहिए। अगर आप खाना नहीं भी बनाते हैं, तो जो आपके यहाँ खाना बनाता है उसको ये इन्फॉर्मेशन आप फॉरवर्ड करिए। मैं खुद जब भी बाहर जाती हूँ तो ड्राई फ्रूट्स अपने साथ में रखती हूँ, या फिर रोस्टेड मखाना या मूंगफली अपने साथ में रखती हूँ। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं चीज़ों को, और बिल्कुल क्विक है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगता मुझे है। सूखा नारियल, अगर मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है, मैं किराने की दुकान पर जाकर एक कुरकुरे का पैकेट लेने की बजाय सूखा नारियल ले लेती हूँ। कोई पैकेजिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल बैग में डाला जा सकता है, बहुत हेल्दी भी होता है। तो नेचर के लिए भी अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एक्चुअली जो नेचर के लिए अच्छा है वही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि नेचर और आपकी हेल्थ एक ही तो है। खुद को पनिश कभी भी मत करिए। अगर आपको कुछ भी खाने का मन कर रहा है, आप डेफिनेटली खा लीजिए, लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि जो ये क्रेविंग्स होती है ना, बेसिकली अब भूख लगी होती है आपको, इसलिए क्रेविंग्स होती है। मेरा एक कलीग था जो रोज 11 बजे के आसपास मुझको समोसा ऑफर करता था। मैंने 1 हफ्ते तक के समोसे को खाया, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एडिक्शन हो गया है, मुझे 11 बजे रोज क्रेविंग होती है समोसा खाने की। एनालाइज करने पे मुझको ये समझ में आया, कोई क्रेविंग नहीं होती है, बेसिकली भूख लगती है और कुछ नहीं होता। तो मैं उस टाइम पे पराठा खाने लगी, उसके बाद में मुझे कभी भी समोसा खाने का मन नहीं हुआ। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि आपका वे क्या है, किस तरह से चीजें आपके लिए काम करती हैं। अगेन, लोकल खाइए और सीजनल खाइए। अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर कोई शो ऑफ करने के लिए सबसे महंगा फल या सब्जी बिल्कुल भी मत खाइए। देखिए, अगर आम आप दिसंबर में खाना चाहेंगे तो उसे जून से दिसंबर तक के प्रिजर्व करने के लिए किन कंडीशंस पे रखा गया होगा, किन केमिकल्स में रखा गया होगा, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है ऑब्वियसली। दूसरी बात यह है कि अगर दिसंबर में आम खाना हेल्दी होता तो फिर दिसंबर में ही पेड़ों में लगता। तो जो नेचर कर रहा है वो कुछ सोच समझ के कर रहा है, नेचर की लिमिट्स की रेस्पेक्ट करिए। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। पैकेज फूड के यूसेज को जितना हो सके उतना मिनिमाइज कर दीजिए। अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना भी पड़ रहा है तो केवल उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए नहीं, बल्कि समझिए कि आखिर वो है क्या। हो सके तो कांटेक्ट करिए किसी किसान से, उससे डायरेक्ट चीजें खरीदिए। आप ज्यादा चांसेस है कि आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाएगा और उस किसान को सही कीमत मिल जाएगी उसकी फसल की। नॉनवेज के कंजम्पशन को जितना ज्यादा कम कर सकते हैं उतना ज्यादा कम कर दीजिए। मैं तो बोलूंगी कि बिल्कुल ही कंज्यूम मत करिए, बट फिर भी अगर मिनिमाइज कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है। रिफाइंड प्रोडक्ट्स के यूसेज को कम कर दीजिए। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो की जा सकती है, मैं हर चीज कवर नहीं कर सकती इस वीडियो में, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि इतना मुश्किल नहीं है। ये सारी वो चीजें हैं जो की जा सकती है, मैं खुद फॉलो करती हूँ उनको। लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगी आपको कि अगर आप इंसिडेंट्स को या फिर चीजों को इंटरकनेक्ट करके देखना शुरू करेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम और सॉल्यूशन खुद से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ मैं इस वीडियो को। ये सारे मेरे सजेशंस और व्यूज थे क्लीन फूड को लेकर के। अगर आप अपनी साइड से कोई एडिशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट थ्रेड पे बता सकते हैं। इसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो। अगले वीडियो तक के लिए बाय।